हेलो कैटालिशियन, कैसे हो आप लोग। चलो बात करनी है हमें जीपीएससी 2021 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो पहले हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, बाद में हम जनरल एप्टीट्यूड में चले जाएंगे। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे यानी कि मोस्टली क्वेश्चन हम यहाँ से सोल्व करने की ट्राई करेंगे। आपको कंटिन्यू वन बाय वन लेक्चर देखते जाने हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल, ऑर्गेनिक, सारे क्वेश्चन हम यहाँ वन बाय छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि लेक्चर्स में दो तीन चार जितने हो सकेंगे उतने लेक्चर्स यहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे। सारे लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। और यदि आपको डेमो तो क्या है, अब प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अभी पहला लेक्चर अपलोड होगा, प्लेलिस्ट में जाकर बाद में सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आपको प्लेलिस्ट भी देखते रहना है और यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं की है तो करते रहना है। सारे लेक्चर आपको कंटिन्यू सीरीज में देखने हैं। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछ लिया था, सिमेट्री में से, बहुत ही आसान। सिमेट्री में से एक साथ दो मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप पूछ लिए थे। पॉइंट ग्रुप आने के लिए पहले तो आपको VSEPR थियरी का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आपको VSEPR आती है, आपने उसका शेप फाइंड कर लिया, शेप मिल गया तो आसानी से पॉइंट ग्रुप को पता चल जाएगा। द मॉलिक्यूल PCl3 एंड BF3 बिलोंग टू द पॉइंट ग्रुप। अब PCl3 कैसा होता है वो मैंने VSEPR थियरी में अभी पढ़ाया है आपको। आपने VSEPR थियरी पढ़ी होगी। जस्ट लाइक NH3, अमोनिया जैसा शेप किसका होगा, PCl3 का। ट्रायगोनल पिरामिडल, नाइट्रोजन पे, अमोनिया में नाइट्रोजन पे कैसे लोन पेयर रहती है भैया, ठीक वैसे ही लोन पेयर यहाँ पे फॉस्फोरस पे रहेगी। और बाकी के तीन क्लोरीन ट्रायगोनल शेप में नीचे की ओर होंगे, यानी कि फॉस्फोरस यहाँ पे होगा, उस पे लोन पेयर, तीन क्लोरीन जो होंगे वो नीचे की ओर ट्रायगोनल बना देंगे, यानी कि उसका शेप हो जाएगा ट्रायगोनल पिरामिडल। अभी मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। दूसरा BF3 पूछ लिया है, सिंपल सा है, ट्रायगोनल प्लानर है। आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे फिर भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, आइए सोल्व करने की ट्राई करते हैं। तो इसको पहले मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। द मॉलिक्यूल PCl3 एंड BF3। PCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो भैया PCl3 में यहाँ पे फॉस्फोरस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, फॉस्फोरस। चलो यहाँ पे फॉस्फोरस, उस पे रहेगी एक लोन पेयर, यहाँ पे एक क्लोरीन रख दिया, यहाँ पे मैंने रख देना है दूसरा क्लोरीन। चलो ये वेज में दूसरा क्लोरीन आ गया और डैश में क्या हो जाएगा, तीसरा क्लोरीन, डैश में हो जाएगा यहाँ पे तीसरा क्लोरीन। यदि आप ये तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों को आप जोड़ देंगे तो नीचे की ओर बना देगा ट्रायगोनल, यानी कि यहाँ से ये फॉस्फोरस को ऐसे करके पकड़ लो, फॉस्फोरस को पकड़ लो, ले लो हाथ में। ऊपर क्या है, लोन पेयर, एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन आपकी ओर, एक क्लोरीन पीछे की ओर, यानी कि ये तीनों क्लोरीन को यदि मैंने मिला दिया तो नीचे बन गया है क्या, ट्रायगोनल। देखो यहाँ पे बन गया है ट्रायगोनल, ऊपर क्या है, फॉस्फोरस, ट्रायगोनल, उस पे फॉस्फोरस, यानी कि नीचे जो ट्रायगोनल है उस पे पिरामिड की तरह। तो ये शेप का नाम होता है ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल एक्सिस लगाओ, नीचे ट्रायगोनल 120 का एंगल होगा, यानी कि ऊपर से मुझे लगानी है C3 एक्सिस। कौन सी लगानी है, C3 एक्सिस। चलो और दूसरी बात बता दूं मजे की, क्या, शेप की जब बात कर रहे हो ना पॉइंट ग्रुप की, उसमें लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है। ये मैंने पहले भी बता दिया है आपको। कब, सिमेट्री में बताया है भैया। लोन पेयर को जब आप किसी का भी पॉइंट ग्रुप फाइंड कर रहे हो तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है। एक्स्ट्रा नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम नहीं देखते हैं। चलो हटा दिया मैंने। अब मुझे ऊपर से लगानी है कौन सी एक्सिस, C3 एक्सिस। यहां से C3 एक्सिस लगा दी, C3 एक्सिस लगा दी भैया। ऊपर से C3 यानी कि 120 का रोटेशन, कहां से, एग्जैक्ट फॉस्फोरस में से। ये रहा फॉस्फोरस, यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे तीन क्लोरीन ऐसे नीचे की ओर है। ऊपर से मैंने क्या लगाया, C3 एक्सिस। C3 एक्सिस लगाओगे ना, घुमाओ C31, C32, C33, 3 टाइम घुमाओगे ना, ठीक ऐसा का ऐसा ही मिल जाएगा। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, A, B और C मैंने ले लिया। पहले मैंने ऊपर से C3 एंटी क्लॉकवाइज घुमाई तो C3 1 करोगे ना
तो ये ए रोटेट होकर बी की जगह, बी रोटेट होकर सी की जगह, सी रोटेट होकर ए की जगह, ए सी C3 प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है आपकी? C3 एक्सिस। चलो यहाँ पे मैं सिमेट्री एलिमेंट लिख देता हूँ, C3 एक्सिस। बाद में प्लेन लगाओ, प्लेन लगाओ भैया, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गई आपकी? प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर से प्रिंसिपल एक्सिस, उसकी वर्टिकल प्लेन, देखो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर से नीचे की ओर। ये यदि मान लीजिए मैंने ऐसा प्लेन लगाया हॉरिजॉन्टल, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है ना, देखो ये दिखाई दे रहा है 90 का एंगल। ऐसा प्लेन मैंने लगाया तो 90 का एंगल हॉरिजॉन्टल, लेकिन मुझे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से लगाना है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ऊपर से C3, यहाँ उसके पैरेलल सिग्मा, तो वही सिग्मा को हम बोलेंगे सिग्मा V प्लेन। ऐसे कितने प्लेन है? 3 प्लेन। कहाँ कहाँ से? पहला प्लेन ये सिग्मा फॉस्फोरस और Cl को कटिंग करेगा, मिरर किसकी देगा? ClB और ClC की मिरर इमेज। ठीक वैसे ही मान लीजिए, एक काम करता हूँ, इसको मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। मान लीजिए यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे ClA ले लूँ, यहाँ पे ClB ले लूँ, यहाँ पे ClC ले लेता हूँ। ठीक है, चलो अब मैंने पहला प्लेन लगाया ऐसा, अब देखो यहाँ से ऐसा प्लेन लगा। अब देखना, मुझे मैंने बोर्ड में बिठा दिया है फॉस्फोरस PCl3 को, इसे पकड़ के बोर्ड में बिठा दिया है। लोन पेयर यहाँ देख, अरे देखो ना दोस्तों, लोन पेयर यहाँ से बाहर आ रही, देखो। अरे आपके मोबाइल है, आपके मोबाइल जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, उस पे ऊपर की ओर आ रही है लोन पेयर, यहाँ ऊपर की ओर लोन पेयर आ रही है। हाथ घुमाओ अपनी, अरे अपने मोबाइल के पेज पे हाथ घुमाओ ना दोस्तों, वहाँ पे लोन पेयर आपको टच करेगी। देखो यहाँ पे लोन पेयर टच करेगी। ये अब मजाक कर रहा हूँ, GPSC क्या पेपर सॉल्यूशन कर रहे तो मज़े के साथ करो ना दोस्तों, सिंपल से क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ पे लोन पेयर आ गई है, चलो ठीक है। यहाँ से मैंने लोन पेयर और फॉस्फोरस और क्लोरीन A को कट किया, मिरर किसकी मिली? ClB और ClC की मिरर मिल गई। पहला प्लेन, ये प्लेन का नाम क्या दे दूं? सिग्मा V1। चलो दूसरा प्लेन कहाँ से लगाते हैं? ये दोनों को कट करता हुआ सिग्मा V2। तीसरा प्लेन तो कि Cl3 को कट करेगा सिग्मा V3। 3 प्लेन लग गई। कितने प्लेन? 3 प्लेन लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो 3 प्लेन लगे हुए हैं ना, C3 प्रिंसिपल एक्सिस, 3 सिग्मा V, दोनों को मिला दे प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट ग्रुप कैसे बनता है? प्रिंसिपल एक्सिस प्लस प्लेन। प्रिंसिपल एक्सिस C3 3 सिग्मा V, यानी कि C3V, इसका पॉइंट ग्रुप आएगा C3V। तो ऑप्शन नंबर A प्रोबेबल है, ऑप्शन नंबर C प्रोबेबल है। अभी दूसरे का फाइंड करना बाकी है, रुको। B और D चले गए, B और D चले गए, क्योंकि PCl3 का पॉइंट ग्रुप A ऑप्शन में C3V दिया है, C ऑप्शन में C3V दिया है। चलो समझ आ गया इतना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको जाने देता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? BF3 सिंपल सा है, जस्ट लाइक ट्रायगोनल प्लानर। यहाँ पे प्लेन A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, तीनों को मिला दीजिए तो ये आपके लिए बन गया है ट्रायगोनल प्लेनर, यानी कि चारों के चारों एटम, ये जो चारों के चारों एटम है एक ही प्लेन में है। बोरोन भी वही प्लेन में है, बोर्ड वाले प्लेन में, तीनों के तीनों फ्लोरीन भी बोर्ड वाले प्लेन में ही है। अब कहां से लगाएंगे? C3 एक्सिस एग्जैक्ट आपकी आंख में से आई। देखो आपकी आंख में से एक्सिस आई, तीक्ष्ण, गुजराती में कहेवाय ने तीक्ष्ण आंखमांथी आम जोरदार तीव्र ओली केवी के तेजस्वी जे तमारी आंख छे ने एमांथी जोरदार एक्सिस आई। एक्सिस आई એટલે કે નજર આવી, કેના ઉપર આવી? પરફેક્ટ B ઉપર, બોરોન ઉપર નજર આવી। જોજો 3D માં એ આમ કરીને सीधी बोरोन मांथी गई दोस्त। चलो ये बोरोन में से C3 एक्सिस लगाई, कौन सी? C3। अब मैं 3D में ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे मैं ऐसे 3D में ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, चलो बोरोन में से आई C3 एक्सिस, FA, FB और FC। जैसे ही आप C3 घुमाओगे
ए बी और सी तीनों रोटेट हो जाएंगे C3 एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस। अब दूसरी तो कि भैया अब यहाँ से कौन सी एक्सिस दूसरी लगेगी, ऊपर से लगाओ तो C2 एक्सिस ऊपर से। देखना फिर से बता रहा हूं, फिर से C3 एक्सिस कहां से आई, आपकी आंख में से आई, ऐसे आई ना, बोर्ड को ऐसे परपेंडिकुलर टच किया, C3 एक्सिस ने बोर्ड को परपेंडिकुलर टच किया। अब C2 एक्सिस तो कि ऊपर वाले फ्लोरीन और बोरोन में से, यानी कि ए से एग्जैक्ट ये C3 एक्सिस की डायरेक्शन, ये FC2 एक्सिस की, यानी कि ये जो C2 एक्सिस है वो आपकी आंख में से C3 एक्सिस आ रही है ना, उसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा C3 परपेंडिकुलर C2 एक्सिस। C3 एक्सिस है वो C2 एक्सिस की परपेंडिकुलर एक्सिस है। दूसरी बात, दूसरी C2 तो कि FC और बोरोन में से लगेगी, तीसरी तो कि FB और बोरोन में से। इन शॉर्ट टोटल नंबर ऑफ C2 एक्सिस कितनी है, 3, और वो तीनों की तीनों C2 एक्सिस कैसी है, तीनों की तीनों C2 एक्सिस है कैसी, परपेंडिकुलर C3। तो C3 परपेंडिकुलर 3C2, जब CN परपेंडिकुलर NC2 वाली कंडीशन आपको दिखाई दे, तब ये जो पॉइंट ग्रुप में हम C लिखते हैं उसका कन्वर्जन मेरे दोस्त हो जाएगा DN में। किसमें, DN। चलो तो यहाँ पे C3 है तो क्या लिखा जाएगा, D3। प्लेन फाइंड कर ले, सिंपल सा प्लेन है। एक्सिस कहाँ से आई, प्रिंसिपल एक्सिस कौन है, जिसका प्रिंसिपल n वैल्यू ज्यादा है। ये C2 एक्सिस और C3 में दोनों में n की किसकी वैल्यू ज्यादा है, सिंपल सी बात, C2 की, अरे C3 की n की वैल्यू ज्यादा है, तो C3 प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस में परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है भैया, ये सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने नोट्स में करवाए हैं बच्चों को। जिसने भी ये सिमेट्री पढ़ा है ना, मैंने सारे एग्जाम्पल नोट्स में करवाए हैं, उसके पास ऑलरेडी नोट्स है ही। इन शॉर्ट C3 एक्सिस आपने कहाँ से लगवाई, आपके आंख में से C3 एक्सिस आई, चलो ठीक है, आपकी आंख में से C3, और प्लेन ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, वही क्या है, आपका प्लेन। तो प्रिंसिपल एक्सिस और ये प्लेन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 एंगल पे है। तो वही प्लेन को, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेन का नाम हो गया सिग्मा H। तो D3H पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। चेक कर लो आंसर चेक करो दोस्त। पहले का आया था C3V, और दूसरा जो आपको दिया हुआ है PCl3 और BF3 में D3H पॉइंट ग्रुप, यानी कि मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे D2H दिया है वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे PCl3 का पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C3V, BF3 का पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D3H। ठीक है, आ गई समझ में बात। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलो हाँ, ये क्वेश्चन चेंजेबल है। आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है, प्रोविजनल आंसर की है, उसमें जो आंसर दिया हुआ है GPSC के, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से यदि हम जाएंगे तो ये चेंजेबल है। क्या है, चैलेंजेबल है। इसमें हम चैलेंज कर सकते हैं, क्यों, उसका रीज़न मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, चलो बाद में बाकी की बात सारी बाद में करेंगे, लेकिन उसका आंसर की में जो दिया हुआ है, प्रोविजनल आंसर की में आंसर दिया हुआ है S2 एक्सिस, लेकिन वो गलत है। क्यों, क्योंकि एलिन जो होगा ना भैया, एलिन, उसका पॉइंट ग्रुप, उसके जनरल कोई भी एलिन ले लो, उसका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, D2H, उसका पॉइंट ग्रुप आएगा D2H। ठीक है, उसमें इन्होंने पूछ लिया है एलिन मॉलिक्यूल है, उसमें कौन सी इम्प्रॉपर एक्सिस है। तो एलिन D2H है ना, तो उसके सिमेट्री एलिमेंट में बता दूं आपको, उसके सिमेट्री एलिमेंट कोई भी समझो, यहाँ पे मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। DNH पॉइंट ग्रुप है, DNH, कोई भी DNH ले लो, या तो अरे सॉरी DND होगा ना, यहाँ पे DND होगा दोस्त, D2H नहीं, DND होगा, एलिन का D2D होगा। यहाँ पे मैं DND की बात कर रहा हूँ, D2H नहीं, सॉरी H प्लेन मिस्टेक होगी, D प्लेन होता है। चलो ये चेंजेबल है, चैलेंजेबल। क्यों, DND पॉइंट ग्रुप होगा ना, उसमें इम्प्रॉपर होगी ना, वो S2N की होगा,
S2n। इसका मतलब क्या है समझ, इसका मतलब समझ तू। S2n मान ले D3D प्लेन है, D3D पॉइंट ग्रुप है, तो 2n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि यहाँ पे S6 एक्सिस होगी। ठीक वैसे ही D4D पॉइंट ग्रुप लेगा ना तो वहाँ पे S8 आएगी, तो यहाँ पे D2D है तो S4 एक्सिस आएगी। सिंपल सी बात है, कौन सी आएगी, S4 एक्सिस। और उसका बेस्ट एग्जांपल मैं दे दूँ, उसका बेस्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखना यहाँ पे। पहले तो हम एलिन लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिन। यहाँ पे मान ले कोई एक वैलेंसी है, वो हाइड्रोजन है, H1 वेज में है, दूसरा जो हाइड्रोजन दिया हुआ है H2 वो डैश में है। यहाँ पे इन प्लेन वैलेंसी है, इसको मैं HA बता दूँ, और दूसरा जो हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसको HB बता दूँ। ठीक है, अब इसको एलिन को मैंने आपको समझाया है सिमेट्री के पॉइंट ग्रुप जब हमने पढ़े थे, तब मैंने आपको कहा था दोस्तों कि आपको जब जब एलिन दिखाई देना उसको बॉक्स में मुक के रख के ही सोल्व करना है, उसको बॉक्स में रख देना है। बॉक्स यानी क्यूबिक बॉक्स, क्यूबिक बॉक्स में आप रखोगे। देखो तो यहाँ पे पहले क्यूबिक बॉक्स में आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये रहा आपका क्यूबिक बॉक्स। अब ये क्यूबिक बॉक्स में आप रखोगे ना तो यहाँ पे C एक HA वाला हाइड्रोजन इधर आएगा, HB वाला हाइड्रोजन इधर आएगा, फिर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा H1 वाला, मान लीजिए यहाँ पे है तो यहाँ पे H2 वाला यहाँ पे आगे की ओर आएगा। चलो इन शॉर्ट टेट्राहाइड्रल शेप में होगा दोस्त। कौन से शेप, टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री। टेट्राहाइड्रल तो मालूम है ना दोस्तों, टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री में रख के सोल्व करना है। अब यदि आपने टेट्राहाइड्रल में रखा है तो यहाँ से कौन सी एक्सिस होगी, S4 लगाओगे तो ये HA रोटेट होकर यहाँ जाएगा, ये H1 रोटेट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये H2 रोटेट होकर यहाँ पे, HB रोटेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे S4 एक्सिस प्रेजेंट है। कौन सी है, S4 एक्सिस प्रेजेंट है। और S4 में ये तो आपने सिर्फ पहले CN एक्सिस C4 लगाई ना, ये कौन सी लगाई, C4 एक्सिस। मल्टीप्लाई बाय कौन सा करना है, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा H भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा H, तभी तो S क्या आएगा, S4 एक्सिस हो जाएगी। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात, इसको एलिन को हम बॉक्स में रख के सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए S4, लेकिन आंसर की में दिया हुआ है S2। तो ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है सिमेट्रिक का चैलेंजेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबल आंसर है S4 और आंसर की में दिया हुआ है S2। देखेंगे आगे। चलो नेक्स्ट, इन ऑर्डर ऑफ मोलेक्यूल टू बी IR एक्टिव। कौन सा मोलेक्यूल IR एक्टिव है? जब भी मैंने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ाया, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या था बता दीजिए, क्या था प्रिंसिपल? कौन से मोलेक्यूल IR एक्टिव होंगे? पहले तो होमोडाई एटॉमिक मोलेक्यूल, होमोडाई एटॉमिक यानी कि A2 यानी कि H2 N2 O2, ये सारे IR इनएक्टिव होते हैं बिकॉज इसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। जिसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 होती है वो सारे IR इनएक्टिव होते हैं। दूसरी बात यानी कि चलो पहला तो निकल ही गया, करेक्ट ऑप्शन बताना है ना, तो पहला तो रॉन्ग ही गया, क्योंकि कौन से मॉलिक्यूल IR एक्टिव है वो पूछा है उन्होंने, इनएक्टिव नहीं, कौन से एक्टिव है। तो ये सारे तो IR इनएक्टिव है क्योंकि इसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 है। जिसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 वो IR इनएक्टिव। पहला ऑप्शन गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी पे चले जाओ, बी तो आंसर आता है, मैं कह देता हूं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट मस्ट बी चेंज ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और वाइब्रेशन में क्या है, कितने प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं? सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन। फिर इन प्लेन में तो सीजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग बहुत सारे आते हैं। ये 6 टाइप के जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन जब होगा मॉलिक्यूल में तब उसकी डाइपोल मोमेंट में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, उसकी डाइपोल मोमेंट में थोड़ा बहुत चेंज आएगा।
वो जो थोड़ा बहुत चेंज है वो जरूरी है, तभी आईआर एक्टिव होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलो ऑप्शन सी पे चले जाते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जब वाइब्रेशन होगा मोलेक्यूल का, ऐसे मान लीजिए कोई वो मोलेक्यूल वाइब्रेट हो रहा है, तो ये जो वाइब्रेशन होगा तब उसकी डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा। इन्होंने कहा है कांस्टेंट रहेगी, वो भी बात गलत है, क्योंकि जब जब मोलेक्यूल में वाइब्रेशन होगा तब उसकी डाइपोल मोमेंट में स्लाइटली तो चेंज आएगा ही, तभी वो आईआर एक्टिव बनेगी। वरना मान लीजिए कोई मोलेक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है लेकिन उसकी डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसका मतलब वो आईआर इनएक्टिव है। कोई मोलेक्यूल को यदि आईआर एक्टिव होना है ना, तो उसकी डाइपोल मोमेंट में स्लाइटली चेंज तो आना ही होगा, तभी वो आईआर एक्टिव होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी तो नन ऑफ दिस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। डाइपोल मोमेंट मस्ट बी चेंज ड्यूरिंग द वाइब्रेशन ट्रांजिशन। ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल पूछ लिया था ये इन्होंने, सिंपल सा प्रिंसिपल है। चलो तो दोस्तों यहाँ पे ये लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगला लेक्चर देखिए नए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ये क्वेश्चन आप टिक लगा लेना, ठीक है, याद रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।